अगर आपका बाल बाल कर्ज में जकड़ा हुआ हो तो आप उससे निकलने के लिए क्या करेंगे? जाहिर है अपने खर्चे कम करेंगे और आमदन बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपको खुदा ने ऐसे नालायक बच्चे दिए हों जो खर्चे पर खर्चा किए जाएं, तो आपके पास सर पीटने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। इस दुनिया में आपका और मेरा एक अजीज ऐसा भी है जिसकी कमर झुकी हुई है और वो कर्ज की दलदल में गर्दन तक धंसा है। इसके बच्चे अयाशियां कम करने को तैयार नहीं। बाकी तो छोड़ें, नौकर इस तरह पैसा उड़ाते हैं जैसे कोई तमाशबीन तवाइफ पर भी न लुटाए, और नौकर भी वो जो किसी काम के नहीं। क्या आप जानते हैं कि हमारा ये अजीज कौन है? मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की। मैं फैसल वहीद हूँ और इस वीडियो में हम बात करेंगे नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी की। तो जनाब, कहने को तो ये नौकर हैं, मगर हकीकत में शहनशाह से कम नहीं। वो खादिम हैं जिन्हें इनके मालिकान यानी 25 करोड़ अवाम बैल की तरह खींचते हैं और ये गाड़ी पर मज़े से बैठे इंजॉय करते हैं। डिटेल्स में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि रफ्तार को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम बहुत मेहनत और रिसर्च के बाद ये वीडियोस बनाते हैं, जिसके लिए आपकी हौसला अफजाई चाहिए। आप सुनते होंगे कि मुल्क का बच्चा बच्चा कर्ज में जकड़ा है, मगर अब तो पानी सर से ऊंचा हो चुका। 2011 में हर पाकिस्तानी पर 70,000 रुपए कर्ज था, जो आज 3.5 लाख रुपए है। पाकिस्तान पर टोटल कर्जा 270 अरब डॉलर है। ये कर्ज इतना बड़ा है कि इसमें फिनलैंड या चिली की मईशतें आराम से फिट हो सकती हैं। ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि हालात बहुत बुरे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, मगर आपके और मेरे लिए, सरकारी मुलाजमीन के लिए नहीं। पाकिस्तान में 32 लाख सरकारी मुलाजिम हैं। इनमें से 5,80,000 वफाक में हैं। इन मुलाजमीन की तनख्वाहों और मराद पर रुपए खर्च होते हैं। वैसे 18वीं तरमीम के बाद वफाक से इख्तियारात सूबों को मुंतकिल हो गए, तो होना तो ये चाहिए था कि वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तादाद कम होती, मगर ऐसा हुआ नहीं। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम है, मगर कमिश्नर सरगोदा का घर इससे भी बड़ा है। लेकिन जरा ठहरें, इनके अलावा भी बहुत से 22 ग्रेड के अफसर हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल हम दिवालिया होने के करीब थे और IMF ने 3 अरब डॉलर का कर्जा देकर हमें बचा लिया था। इस कर्जे को डबल कर दें तो इतनी ही मालियत के घर सिर्फ इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन को मिले हुए हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अगर हुकूमत कुछ ना करे, सिर्फ इन घरों को बेचकर इनका पैसा बैंक में रख दे और वहां से महाना 1% मुनाफा भी आए, तो कराची जिना अस्पताल जैसे 2 अस्पताल चल सकते हैं। आम घरों के सर्वेंट क्वार्टर्स तो आपने देख रखे हैं। फिर ये अवामी सर्वेंट्स को आलीशान महल क्यों दिए जाते हैं, और वो भी मुफ्त, और वो भी अवाम के टैक्स के पैसों से। ये कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। असल में ये हैं बरतानवी राज के वारिस ब्राउन अंग्रेज। बरतानवी राज में अफसर बरतानिया से इंडिया भेजे जाते थे, लेकिन असामियां ज्यादा थीं और लोग कम। फिर बरतानिया की क्वालिटी लाइफ छोड़कर कौन हिंदुस्तान या अफ्रीका आता। यहाँ बरतानिया ने 2 काम किए। एक तो मेरिट की शर्त नरम कर दी, दूसरा जबरदस्त कंपनसेशन पैकेजेस ऑफर किए। कमिश्नर सरगोदा साहब की ये रिहाइशगाह उसी कंपनसेशन पैकेज की बाकियात हैं। उसी निज़ाम का तसलसल है कि आज वफाकी हुकूमत के 5.5 लाख मुलाजमीन को तनख्वाहों और अलाउंसेस में हर साल तकरीबन 1,000 अरब रुपए मिलते हैं। बल्कि मिलते क्या हैं, बस 24 करोड़ पाकिस्तानियों की जेबों से निकाल कर इनकी जेबों में डाल दिए जाते हैं, 12 करोड़ रुपए पर आवर की स्पीड से। आखिर सरकारी नौकरी में ऐसा क्या जादू है? रफ्तार को एक ऐसा शख्स भी मिला जो गवर्नमेंट जॉब के लिए 66 बार, जी हाँ 66 बार अप्लाई कर चुका है। एक दफ़ा मैंने इंटरव्यू दिया तो 10 लाख रुपए मांग रहे थे मुझे LDC के लिए। मैंने मुख्तलिफ जो है ना वो पोस्टों पे मैं अप्लाई करता रहा हूँ। अफसरशाही की नौकरी में ऐसा क्या है कि छोड़ना तो दूर, कोई ट्रांसफर भी बर्दाश्त नहीं करता। मुझे बाजवा साहब ने एक दिन ऐसी मीटिंग में बड़ी इंटरेस्टिंग बात की और मुझे उनकी बात बड़ी पसंद आई। उन्होंने मुझे कहा, देखो शब्बर, हमारी आर्मी में एक तरकीब है, कोई भी किसी पोस्ट पर हो, नीचे से लेकर ऊपर तक, हम 3 साल बाद उसकी जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं और हम समझते हैं कि 3 साल के बाद वो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट शुरू हो जाते हैं। तो तुम एक काम करो कि जितने भी FBR में लोग हैं उनमें इनमें से ये लॉ बना दो कि 3 साल से ज़्यादा वो बंदा एक पोस्ट पे कभी नहीं रहेगा। मैंने कहा यार इसको ऊपर से शुरू नहीं करते, नीचे शुरू करते। मैंने कहा यार ये चपरासी, PN, राइपिस्ट, चाय बनाने वाला, खासिद, ये वो,
मैंने कहा यार इसका लॉ बना दो कि जी आप जो 3 साल से ऊपर का है, पिछले साल बैठा हुआ है, जो 3 साल से बैठा हुआ है, उसको इतना कम से कम इतना तो कर दो कि इस कमरे से बराबर वाले कमरे में ट्रांसफ़र कर दो। ये मैंने कर दिया। महीने के बाद दरख्वास्त आ जाती, सर कि इसको वापस कर दें, ये मसला है। फिर एक और आ जाती दरख्वास्त, सर ये नहीं हो सकता, इसको कर दें। तो तकरीबन कोई 3 महीने बाद मुझे पता लगा कि पाकिस्तान में जितने भी 1 से लेकर 17 तक ग्रेड के मुलाजिम हैं, उनमें सब की वालदा कैंसर की मरीज़ हैं, और वो सब अपने गांव से नहीं निकल सकते, घर से नहीं निकल सकते, उनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकती उनकी, क्योंकि वो वालदा का ख्याल करते हैं और वालदा की कैंसर मरीज़ है, उसकी रिपोर्टें भी साथ में लिखी। पाकिस्तान में ये तासुर है कि सरकारी मुलाजिम को प्राइवेट मुलाजिम से कम तनख्वाह दी जाती है, इसके बावजूद वो मुल्क और कौम की खिदमत में लगे रहते हैं। हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं। वर्ल्ड बैंक के ब्यूरोक्रेसी इंडिकेटर के मुताबिक पाकिस्तान के सरकारी शोबे में तनख्वाहें प्राइवेट शोबे से 53% ज़्यादा हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा का हेडक्वार्टर है, यहाँ दुनिया के बड़े बड़े फैसले होते हैं। आप सोचते होंगे कि यहाँ काम करने वालों को तो बड़े पैसे और मरात मिलती होंगी, लोग यहाँ नौकरी को तरसते होंगे, और यकीनन ऐसा है भी। मगर ये बात आपको चौंका देगी कि हमारे सरकारी मुलाजिम अक़वाम मुत्तहिदा के मुलाजमीन से भी ज़्यादा मज़े में हैं। कैसे? आइए जायज़ा लेते हैं। देखें, सरकारी नौकरी में चाहे बेसिक पे कितनी ही कम क्यों ना हो, लेकिन पैकेज बहुत बड़ा होता है। 22 ग्रेड के इन बाबू को ही देख लें, इनकी औसत बुनियादी तनख्वाह है तकरीबन 1.25 लाख रुपए, लेकिन कन्वेंस, रेंटल्स, मेडिकल और दीगर अलाउंसेस मिलाकर ये 4,55,000 बन जाते हैं। अब ये तो वो आमदन है जो सैलरी स्लिप पर लिखी होती है। इसके अलावा भी कुछ अलाउंसेस हैं, जैसे गाड़ी, ड्राइवर, फ्यूल मिलाकर 1,60,000 रुपए का मजीद खर्चा सरकार अदा करती है। इन्हें जो घर मिलता है उसका किराया तकरीबन 5 लाख रुपए बनता है। हर महीने मेडिकल अलाउंस के अलावा माहाना 25,000 रुपए मेडिकल की मद में मजीद दिए जाते हैं। यानी सब कुछ मिलाकर एक 22 ग्रेड का अफसर 10,54,000 रुपए का पड़ता है। मुफ्त बिजली, गैस, फ़ोन की सहूलत, ट्रेनिंग के नाम पर बैरून मुल्क दौरे और हाजा मिन फजले रब्बी की कमाई इसके अलावा। बड़ा बाबू मीन्स जो समझ लें कि ऑफिस इंचार्ज होता है ITO का, और सारी करप्शन जो होती है वो बड़े बाबू के थ्रू होती है। मतलब पैसे भी वो पकड़ता है, क्लाइंट भी वो पकड़ता है, साहब को तो सिर्फ पहुँचाने होते हैं। तो मैंने बड़े बाबू सारे ट्रांसफ़र कर दिए। तो मेरे पास पूरा एक डेलीगेशन आया अफसरान का। मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हैं, हमने तो ज़िंदगी में कभी काम ही नहीं किया, हमें तो पता नहीं ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, ये तो बड़ा बाबू लिखता है, आपने बड़ा बाबू ट्रांसफ़र कर दिया। और जब मैं नया अफसर आता हूँ, मुझे क्या पता कि इस हल्के में कितने पैसे पकड़ने हैं, इसका क्लाइंट कौन कौन है, वो तो मुझे शाम को लाके पैसे देता है, हमें तो पता भी नहीं हमारी पोस्टिंग कहाँ होती है। हम तो बड़े बाबू के थ्रू डील करते हैं, और बड़ा बाबू उस जगह पे बैठा है पिछले 20 साल से। तो आपने बड़े बाबू ट्रांसफ़र कर दिया उस हल्के का, आप समझे आपने तो सेक्शन ही तोड़ दिया। मैंने कहा यार मैं बड़े बाबू को बड़ा वाले कमरे, उसको लाहौर से शिकोपुरा भेज रहा हूँ उसको, क्या सवाल ही पैदा नहीं होता। सर बड़ा बाबू चला गया तो पूरा FBR बैठ जाएगा। एक बड़े बाबू होते हैं जो ईमानदार होते हैं और वो ये काम नहीं करना चाहते, तो वो एक लंबी सी दाढ़ी रख लेते हैं, टोपी पहन लेते हैं, और फिर उनका फैसला होता है अब किसी का कोई काम ही नहीं करना। मतलब वो ऐसे बड़े बाबू बहुत सारे हैं। मैंने से एक बड़े बाबू से पूछा सर ये डिपार्टमेंट फिर कैसे सही होगा। चेयरमैन FBR मैंने पूछा आपके बारे में रेपुटेशन है कि आप बहुत ईमानदार, आपकी शक्ल सूरत से भी लग रहा है आप बहुत ईमानदार हैं। सब कहने लगे शब्बर मियाँ जब सब लोग बावजू हो जाएंगे ठीक हो जाएगा। ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा लाइव एक्सपीरियंस है, बंदा भी आपको कहोगा बिठा दूंगा। मैंने कहा सर ये बावजू होने में कितना टाइम लगेगा। तो कहने लगे कोशिश तो जारी है, जमातें जारी हैं, इंशाल्लाह ताला भी कर लेंगे। तो ये सर आप हंस रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा। ये दोनों एक्सट्रीम है, एक वो बैठा है जो बिल्कुल लानती हो चुका है, एक ये बैठा है जो अब पूरी तरह अल्लाह पे चला गया है। अब दो एक्सट्रीम के अंदर पाकिस्तान खड़ा हुआ है। खैर आगे चलते हैं। आप ये समझ लें कि मुख्तलिफ ग्रेड्स के अफसरान के असल पैकेज इनकी बेसिक पे से 5 या कभी कभी 7 गुना तक ज़्यादा होते हैं। फिर इन अफसरों की तरक्की का निज़ाम भी निराला है। स्कूल में बच्चा अगर इम्तिहान पास करता है तभी अगले ग्रेड में जाता है, मगर यहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं। बाबू परफॉर्मेंस दिखाए ना दिखाए, वक्त पूरा होने पर अगले ग्रेड में जाएगा ही जाएगा। यानी इनकी तो 5 उंगलियां घी में और सर कड़ाही में है। जितनी छुट्टियां पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमों को मिलती हैं दुनिया में कहीं नहीं मिलती। मुमलिकत खुदादाद में एक सरकारी मुलाजिम 82 पेड छुट्टियां ले सकता है। वो बरतानिया जहां से हमने सिविल सर्विसेज का ये निज़ाम लिया है, वहां भी साल में सिर्फ
30 छुट्टियां मिलती हैं। गैजेटेड हॉलीडेज और हफ्ता इतवार की छुट्टियां निकाल दें तो हमारे यहाँ सरकारी बाबू को तकरीबन आधा साल दफ्तर आने की ज़रूरत ही नहीं। भाई ऐसे ही तो लोग पागल नहीं होते सरकारी नौकरी के लिए। प्लान ये था कि हम एम्प्लॉइज़ को हायरिंग एंड फायरिंग ले लेंगे, मतलब वो FBI हायर करेगा और FBI उसको फारिग करेगा। हमारे मुझे एक दिन कहा गया कि एक डेलीगेशन आएगा यंग ऑफिसर्स का, वो आपसे बात करेगा। मैं आगे वो यंग ऑफिसर कोई 30-35 थे, तो एक लड़की भी थी। तो मैंने उससे पूछा, बीबी आप दफ्तर कैसे आती हैं? कह रही रिक्शे में। मैंने कहा मैडम मैं ये चाहता हूँ कि आपको मैं एक कल्टस गाड़ी दे दूँ और आपकी रेमुनेशन इतनी कर दूँ कि आपकी ज़िंदगी गुजर सकती है। उसकी सैलरी थी कोई शायद 80,000, मैं 3 लाख करना चाह रहा था इस गाड़ी विद कार। कहने लगी नहीं सर हमें गाड़ी नहीं चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं चाहिए? कहते हमें तो ग्रेड 17 का आइडेंटिटी कार्ड चाहिए। फिर जब कोई रिक्शे को रोकता है ना पुलिस वाला, तो मैं कार्ड दिखाती हूँ, उसकी हिम्मत नहीं होती कि मुझे रिक्शे को दोबारा रोके, तो मुझे ये पावर चाहिए। तो ये है पाकिस्तान का माइंडसेट। उस दिन मैंने फैसला किया था कि मैं FBR छोड़ दूंगा। मैंने कहा यार अगर ये यंग लड़की जो कि मुझे ईमानदार भी लग रही है ये माइंडसेट रखती है तो अकेडमी को गोली मार दे, अकेडमी को बम उड़ा देना चाहिए। अगर वो ये अफसर क्रिएट कर रहे हैं। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वो कहते हैं ना कि रिंद के रिंद रहे और हाथ से जन्नत ना गई। ठाट बाट से नौकरी की और रिटायर हुए तब भी मजे के मजे। रिटायरमेंट से एक नई कहानी शुरू होती है और वो कहानी है पेंशन कहानी। तनख्वाह का 70% हिस्सा रिटायर होने के बाद भी पेंशन की सूरत में इन्हें मिलता रहता है, जो बढ़ते बढ़ते असल तनख्वाह से भी 20 से 25% बढ़ जाता है। सरकारी मुलाजिम का इंतकाल हो जाए तब भी इसके वारिस अगले 30 से 40 साल तक इसके नाम पर ये पेंशन वसूल कर सकते हैं। यही वजह है कि कर्जों और दिफाई अखराजात के बाद हमारे बजट का तीसरा सबसे बड़ा खर्चा पेंशन ही है। वफाक में ये मजे लूटने वालों की तादाद कितनी है, आइए सिर्फ टॉप 5 महकमे देख लेते हैं। 18वीं तरमीम के बाद अमनो अमान अब सूबाई मसला है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा 2,37,000 मुलाजिम महकमा दाखिला में हैं। इनमें से 2,13,500 मुलाजिम फ्रंटियर कोर, FC और रेंजर्स में हैं। जनाब दूसरा नंबर है दिफा का, जहां 1,22,000 से ज्यादा मुलाजिम हैं। याद रहे कि ये फौज के काम करने वाले सिविल मुलाजमीन हैं, फौज के अपने अफसरान और अहलकार इनमें शामिल नहीं। फिर 65,000 मुलाजमीन के साथ रेलवेज का तीसरा नंबर है। हमारी पोस्टल सर्विस में 23,000 अफराद मुलाजिम हैं और 21,000 मुलाजमीन के साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट का 5वां नंबर है। और तो और महकमा मौसमियात में भी 2500 अफराद काम करते हैं। अरे भाई काम वाम क्या करते हैं, बस उल्टी सीधी पेशगोइयाँ करते रहते हैं। और ये महकमे कितना काम करते हैं, मेरा मतलब है कि कितना नुकसान कर रहे हैं, ये देखने के लिए चलते हैं घंटा घर। रेलवेज रोजाना 16 करोड़ रुपए का नुकसान करता है, यानी हर घंटे 66 लाख रुपए। PIA का घंटा 50 लाख रुपए का पड़ता है। पाकिस्तान पोस्ट हर घंटे 10 लाख रुपए फूकता है। सूरत हाल पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए अलार्मिंग तो है, मगर अफसोस की बात यह है कि मुल्क चलाने वालों को अब भी इसका एहसास नहीं। फेडरल मुलाजमीन की तादाद बढ़ती ही चली जा रही है, ये जानते हुए भी कि एक सरकारी मुलाजिम को अगर आज भर्ती किया जाए तो ये टैक्स पेयर को कितने का पड़ता है। अगर हम सिर्फ एक एम्प्लॉय स्केल 1 से लेकर 19 तक हायर करें तो हमें तकरीबन 320 बिलियन रुपीस पे करने पड़ेंगे सिर्फ उनकी सैलरी की मद में। सैलरी और पेंशन की मद में हम उन्हें तकरीबन 320 बिलियन रुपीस पे करेंगे। और अगर हम इसके ऊपर चले जाएं कि हम अगर उस पर देखें कि जो अदर बेनिफिट्स हैं और पर्क्स बेनिफिट्स और जो अदर फैसिलिटीज देते हैं, तो हम ये देखेंगे कि जो हम उन्हें पे करेंगे वो तकरीबन हम उन्हें 14,000 मिलियन रुपीस हमें उनको पे करने पड़ेंगे, वो जो ऑफिस एक्सपेंडिचर, पर्क्स, बेनिफिट्स, मेडिकल कीमत में। जितनी भी हुकूमतें आई सब ने सियासी मुफादात के लिए सरकारी इदारों में भर्तियां की, ये देखे बगैर कि इनकी काबिलियत क्या है और सबसे बढ़कर इन इदारों में इनकी ज़रूरत भी है या नहीं। इस वक्त हर इदारे में बेशतर मुलाजिम ऐसे हैं कि अगर इनको निकाल भी दिया जाए तो कारकर्दगी पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इनके ना होने से उल्टा इदारे बेहतर काम करने लगेंगे। देखें, काबिल अफसरान किसी भी मुल्क का असासा होते हैं, मगर काबिलियत शर्त है। अगर आपका कभी सरकारी दफ्तर जाना हो तो इनकी काबिलियत से आप बाखूबी वाकिफ होंगे।
यहाँ सवाल ये भी है कि अगर सच में ये इतने काबिल हैं तो हमारे इदारे डिफॉल्ट के दहाने पर क्यों पहुंच गए? कहीं यही तो हमारे इदारों को डबोने की वजह तो नहीं? और फिर ये कितने ईमानदार हैं, इसका अंदाजा इससे लगाएं कि पिछले दिनों बेनजीर इनकम सपोर्ट से रकम लेने वालों में 1.5 लाख सरकारी मुलाजमीन निकले, और तो और 2500 ग्रेड 17 से 22 के अफसरान थे। यानी जितनी बड़ी सीट उतना बड़ा पेट। भारी भरकम तनख्वाहों के बावजूद ये अफसरान सरकार से फ्रॉड करके खैरात वसूल कर रहे थे। सरकारी मुलाजमीन के ठाट बाट और इन पर उठने वाले खर्चों का बच्चे बच्चे को पता है। फिर सियासतदान इनके आगे क्यों मजबूर हैं? जो पॉलिटिकल कोटा रिक्रूटमेंट है उसको बंद करना पड़ेगा और हमें स्पेशलाइज्ड जॉब की तरफ जाना पड़ेगा कि स्पेशलाइज्ड लोग हों जो प्रोडक्टिव हों, अपने एरिया में एक्सपर्ट हों। दूसरा कि साइज ऑफ द गवर्नमेंट, अगर आप इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की एग्जांपल लें तो फेडरल मिनिस्ट्रीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ऑटोनमस बॉडीज और सिविल आर्म फोर्सेज में तकरीबन 6.25 लाख एम्प्लॉयज हैं। लेकिन इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि जो स्केल 1 से 16 तक के लोग होते हैं, ये ऑफिसर्स नहीं होते, ये सपोर्टिंग स्टाफ होता है। इनकी जो तादाद है ये मोर देन 90% है, तकरीबन 95% के करीब लोग हैं। अब आप खुद देखिए कि 95% एम्प्लॉय हमारे वो हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। और आजकल की AI और इस डिजिटल दुनिया में जब बहुत सारा कुछ बदल गया है और हमने ये भी देखा कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी जॉब अब आउटसोर्स कर दी जाती हैं, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के कॉन्सेप्ट नहीं है। हम कतई ये नहीं कह रहे कि इन लोगों को निकाल दिया या कम कर दिया, लेकिन हमने कहा जो फ्यूचर की रिक्रूटमेंट्स होंगी उसमें हम ये देख लें कि फ्यूचर में कौन सी जॉब खत्म हो रही है। ब्यूरोक्रेसी मुल्क चलाने के लिए जरूरी है, लेकिन अगर मुल्क के बेशतर वसाइल इनके घर चलाने पर लग जाएंगे तो ये कहाँ की दानिशमंदी है? अंग्रेज दौर में एक सरकारी अफसर वॉयसराय की तरह हुकूमत किया करता था। यही ठाट बाट आज के सरकारी अफसर के हैं। अंग्रेजों ने तो जैसे तैसे अपना निजाम ठीक कर लिया, मगर हम अब तक लकीर के फकीर बने हुए हैं। 1948 से लेकर आज तक ब्यूरोक्रेसी को ठीक करने के लिए 2.5 दर्जन कमेटियां बनी, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी ना बांधी जा सकी। आज सियासतदान और मईशतदान भारी तनख्वाहों और पेंशन्स को मईशत पर बोझ तो समझते हैं, लेकिन इस सिस्टम को दुरुस्त करने वाला कोई नहीं। डर ये नहीं कि ये निज़ाम कैसे चल रहा है, इससे भी बड़ा डर ये है कि कहीं आइंदा भी ऐसे ही ना चलता रहे।